आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में क्लोज नंबर 2 से करना शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में क्लोज नंबर 1 के बारे में किया, जिसमें हमने कंट्रोल के बारे में किया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में किया। आज हम क्लोज नंबर 2 से करना शुरू करेंगे। साथ साथ में आपको ये याद रखना है कि कौन से क्लोज में कौन सी चीज़ के बारे में बताया हुआ है। क्लोज नंबर 2 की बात करें तो क्लोज नंबर 2 में आता है टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस के बारे में, डाक घरों के प्रकार के बारे में। पोस्ट ऑफिसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। डाक घरों को 3 वर्गों में बांटा गया है, और ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं? इसमें हेड ऑफिस आ जाएगा, इसमें सब ऑफिस आ जाएगा, और इसमें ब्रांच ऑफिस आ जाएगा। इन 3 वर्गों में डाक घरों को बांटा गया है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि किस तरह से बांटा गया है, तो सबसे उच्चतम श्रेणी का डाकघर हेड ऑफिस होता है, उससे निम्न श्रेणी का डाकघर सब ऑफिस, और सबसे निम्न श्रेणी का या लोअर ग्रेड का पोस्ट ऑफिस ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है। तो सबसे हाई ग्रेड का पोस्ट ऑफिस हेड ऑफिस, उससे कम ग्रेड वाला सब ऑफिस, और सबसे निम्न श्रेणी वाला डाकघर ब्रांच ऑफिस होता है। The first 2 classes of offices normally transact all types of postal businesses। पहले 2 वर्गों के कार्यालय सामान्यतः सभी प्रकार के डाक व्यवसाय करते हैं। तो जितनी भी तरह का काम डाक विभाग में होता है, यानी कि पोस्ट ऑफिसेज में जितनी भी तरह का काम होता है, वो पहली 2 क्लासेस वाले कार्यालयों के द्वारा किया जाता है, यानी कि हेड ऑफिस और सब ऑफिस के द्वारा वो सभी काम किए जाते हैं जो पोस्ट ऑफिसेज में होते हैं। ये सभी प्रकार के काम करने के लिए अधिकृत होते हैं, लेकिन ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज में सभी प्रकार के काम नहीं किए जाते हैं। So as far as the public is concerned, there is generally no difference in the character of services rendered by sub post offices and head post offices। तो जहाँ तक जनता का संबंध है, उप डाक घरों और प्रधान डाक घरों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के स्वरूप में आमतौर पर कोई अंतर नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है किनके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज के रूप में कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो सब ऑफिस और हेड ऑफिस में आपको जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे वो डाक वितरण के संबंध में है, चाहे वो नॉन पोस्टल ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि गैर डाक आप कह सकते हैं लेन देन है, जैसे वो सेविंग बैंक से जुड़ा हुआ हो सकता है या कोई और हो सकता है। तो इस तरह की जो भी सर्विसेज आपको हेड ऑफिस और सब ऑफिस में प्रोवाइड की जाती हैं, इन दोनों डाक घरों में प्रोवाइड की जाने वाली सेवाओं के स्वरूप में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, एक्सेप्ट इन रिगार्ड टू अ फ्यू पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ट्रांजैक्शन, सिवाय कुछ डाकघर बचत बैंक लेन देनों के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन एक लाइन में से बनता है, पूछा जाता है, तो इसलिए हर एक लाइन को अच्छे से आपने समझ लेना है। और इसको करने का सिंपल सा यही है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप इनको याद करने की कोशिश ना करें, आप इनको अच्छे से समझने की कोशिश करें। आप इनको समझें, फिर आगे बढ़ जाएं, आगे टॉपिक करें, उसके आगे करें, फिर जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पेपर करेंगे, तो ये चीज़ें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, जो पहले 2 प्रकार के कार्यालय हैं वो क्या करते हैं, लगभग सभी प्रकार के डाक व्यवसाय करते हैं। फिर उसके बाद बोला है जहां तक जनता का संबंध है, उप डाक घरों और प्रधान डाक घरों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के स्वरूप में कोई भी ज्यादा अंतर नहीं होता है, सिवाय ये भी पूछा जाता है सिवाय किसके, तो कुछ एक पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ट्रांजैक्शंस को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की सेवाएं दोनों प्रकार के डाक घरों में एक तरह की प्रोवाइड आपको की जाती हैं। अब आगे चलते हैं, हेड ऑफिस के बारे में करते हैं। हमने अभी क्या कि पोस्ट ऑफिस को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे उच्च श्रेणी का जो डाकघर होता है उसको हम कहते हैं हेड पोस्ट ऑफिस, प्रधान डाकघर। प्रधान डाकघर क्या होता है? मेन ऑफिस ऑफ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज कंसिस्टिंग ऑफ इटसेल्फ एंड सब एंड ब्रांच ऑफिसेज। तो यह डाक घरों के समूह का मुख्य कार्यालय होता है, जिसमें ये स्वयं भी आता है, उसके बाद उप कार्यालय भी आते हैं और शाखा डाकघर भी आते हैं। अब एक डाक घरों का समूह है, इस डाक घरों के समूह में कुछ सब ऑफिस हैं और कुछ ब्रांच ऑफिस हैं, और साथ में एक क्या है, प्रधान कार्यालय है। तो ये जो प्रधान कार्यालय होता है ये क्या होता है, इस
इस ग्रुप में जितने भी पोस्ट ऑफिस आते हैं, चाहे वो खुद भी आ रहा है, चाहे सब ऑफिस है, चाहे ब्रांच ऑफिस है, उन सभी का एक मुख्य कार्यालय होता है। और जो मुख्य कार्यालय होता है उस ग्रुप के पोस्ट ऑफिस का, उसको कहते हैं प्रधान डाकघर। तो प्रधान डाकघर क्या हो जाएगा? डाकघरों के समूह का मुख्य कार्यालय हो जाएगा। लेकिन कौन सा समूह? जिसमें ये स्वयं भी आता है, जिसमें उप डाकघर और शाखा डाकघर भी आते हैं। अकाउंट ऑफिस ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिस कम्स अंडर इट्स ज्यूरिडिक्शन। अब जितने भी पोस्ट ऑफिस इसके क्षेत्राधिकार में आएंगे उन सभी के लिए ये अकाउंट ऑफिस के रूप में काम करता है, लेखा कार्यालय के रूप में काम करता है। अब देखिए, आपके पास अगर बीओ है, अगर आपके पास सब ऑफिस है, और ये जो है किसके अधिकार क्षेत्र में आ रहे हैं? हेड ऑफिस के अधिकार क्षेत्र में आ रहे हैं। तो ये बीओ के लिए और इस एसओ के लिए अकाउंट ऑफिस कौन होगा? हेड ऑफिस होगा। तो यहाँ पे वही सेम चीज बताई गई है कि ये जितने भी डाकघर इसके क्षेत्राधिकार में आएंगे उन सभी के लिए अकाउंट ऑफिस के रूप में ये काम करता है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ लेटर ऑफिसेस आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू अकाउंट। फिर उसके बाद जो भी इस समूह में डाकघर होंगे, यानी कि जो समूह का मुख्य डाकघर है उस समूह के जितने भी डाकघर होते हैं, चाहे वो सब ऑफिस है, चाहे वो ब्रांच ऑफिस है, उन सभी के मौद्रिक लेन देन को अपने लेखे में शामिल करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। मौद्रिक लेन देन क्या हो जाएंगे? धन संबंधी जो भी लेन देन होते हैं, चाहे कोई डिपॉजिट है, चाहे कोई विड्रॉल है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर है, या अन्य कोई भी मौद्रिक लेन देन है, या कोई भी धन संबंधी लेन देन है, तो सभी कार्यालय जो इसके क्षेत्राधिकार में आएंगे उन कार्यालय के द्वारा किए गए जो भी मौद्रिक लेन देन होंगे उनको अपने लेखे में शामिल ये करता है। इसके इंचार्ज की बात करें, हेड पोस्ट मास्टर होता है। प्रधान डाकघर का प्रभारी अधिकारी कौन होता है? हेड पोस्ट मास्टर होता है। हेड ऑफिस कैन डू ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस, और प्रधान डाकघर सभी प्रकार के लेन देन कर सकता है। तो अभी हमने ऊपर भी ये चीज़ की कि सब ऑफिस और हेड ऑफिस सभी प्रकार के डाक व्यवसाय कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस की बात करते हैं। प्रथम श्रेणी का प्रधान कार्यालय क्या होता है? हेड ऑफिसेज इन मोर इम्पोर्टेंट सिटीज इन चार्ज ऑफ गैजेटेड ऑफिसर्स आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास हेड ऑफिसेज। प्रथम श्रेणी के प्रधान कार्यालय क्या होते हैं? तो ऐसे प्रधान कार्यालय जो कहाँ पे स्थित होते हैं? मोर इम्पोर्टेंट सिटीज में, क्या अधिक प्रमुख नगरों में स्थित होते हैं। किसके इंचार्ज में होते हैं? गैजेटेड ऑफिसर्स में, और राजपत्रित अधिकारियों के प्रभार में होते हैं। इस तरह के प्रधान कार्यालयों को फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस कहा जाता है। और जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस का इंचार्ज होता है, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर जो होता है, कैन एक्सरसाइज ऑल दी पावर्स ऑफ अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज इन रिगार्ड टू देयर ओन ऑफिसेज। तो वो अपने स्वयं के कार्यालयों के संबंध में डाकघर अधीक्षक की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएंगी। सबसे पहले फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस क्या हो जाएगा? ऐसा प्रधान कार्यालय जो मोर इम्पोर्टेंट सिटीज़ में स्थित होगा। किसके प्रभार में होगा? गैजेटेड ऑफिसर्स के प्रभार में होगा। उसको हम प्रथम श्रेणी का प्रधान कार्यालय कहेंगे। और प्रथम श्रेणी प्रधान कार्यालय का जो प्रभारी अधिकारी होता है, यानी कि फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर जो होता है, वो अपने स्वयं के कार्यालय के संबंध में, यानी कि वो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस के संबंध में एक डाकघर अधीक्षक की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यानी कि अपने कार्यालय के संबंध में ही वो डाकघर अधीक्षक की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, अपने कार्यालय से बाहर नहीं कर सकता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The head post offices and sub post offices are in charge of departmental officials, whereas the branch post offices are in charge of ग्रामीण डाक सेवक्स। अब जो प्रधान डाकघर और उप डाकघर होते हैं उनका प्रभार विभागीय अधिकारियों के पास होता है, जबकि जो शाखा डाकघर होते हैं उनका प्रभार ग्रामीण डाक सेवकों के पास होता है, यानी कि जो जीडीएस होते हैं उनके पास होता है। तो जो भी आपके हेड पोस्ट ऑफिस हैं या जो सब पोस्ट ऑफिस है उनका प्रभारी अधिकारी हमेशा कौन होगा? विभागीय अधिकारी होगा, डिपार्टमेंटल ऑफिशियल होगा। और जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं उनका हेड होता है ग्रामीण डाक सेवक, उसको डिपार्टमेंटल नहीं गिना जाता। इट इज एन ऑपरेशनल यूनिट एंड इज ऑथराइज्ड फॉर द पोस्टिंग, रिसिप्ट,
सॉर्टिंग, हैंडलिंग, ट्रांसमिशन एंड डिलीवरी ऑफ मेल। तो ये एक परिचालन इकाई है। ये क्या है? एक ऑपरेशनल यूनिट है, यानी कि काम करने वाली एक इकाई है। और यहाँ पे क्या काम किया जाता है? डाक को पोस्ट करने का काम किया जाता है, डाक की प्राप्ति की जाती है, डाक की छंटाई करने का काम किया जाता है। फिर उसके बाद हैंडलिंग, यानी कि डाक को संभालने का काम किया जाता है, ट्रांसमिशन या डाक के प्रसारण का काम किया जाता है, और डाक के वितरण का काम भी किया जाता है। तो हेड पोस्ट ऑफिस क्या होती है? एक ऑपरेशनल यूनिट है, यानी कि एक कार्यात्मक इकाई है। यहाँ पे काम किया जाता है, और क्या क्या काम किया जाता है वो आपने यहाँ से अच्छे से कर लेना है। Head office offers mail related services such as post office, boxes, postage and parcels। उसके बाद जो प्रधान कार्यालय होते हैं, डाक संबंधी सेवाएं आपको प्रदान करते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस बॉक्स, यानी पोस्ट बॉक्स जिसे कहा जाता है, वो उपलब्ध करवाते हैं। डाक शुल्क या फिर उसके पोस्टेज चार्जेस के लिए आपके पास पोस्टेज स्टैंप्स दी जाती हैं, पार्सल इत्यादि भी आपको ये सारी सर्विसेज यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास इट आल्सो ऑफर्स नॉन पोस्टल सर्विसेज। और डाक से जुड़ी हुई जो भी सेवाएं हैं वो तो आपको प्रधान डाकघर में मिलेंगी, उसके अलावा नॉन पोस्टल सर्विसेज भी आपको प्रधान डाकघर में मिलेंगी, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, फिलैटली, मनी रिमिटांस, और फिर उसके बाद रिटेल सच एज पासपोर्ट, एप्लीकेशंस एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्स। तो ये सारी चीज़ें भी आपको हेड ऑफिस में मिल जाएंगी। तो हेड ऑफिस जो है एक ऑपरेशनल यूनिट है, यानी कि यहाँ पे काम किया जाता है, डाक की प्राप्ति है, प्रेषण है, वो सारे काम किए जाते हैं। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस बॉक्स मिल जाएंगे, पोस्टेज और पार्सल की सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा नॉन पोस्टल सर्विसेज भी आपको ये प्रोवाइड करता है, जैसे कि इसमें आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस, फिलैटली, मनी रिमिटांस, रिटेल। अब ये रिटेल पोस्ट क्या होती है? तो जैसे हम आगे चलते जाएंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज करेंगे, वहाँ पे आएगा कि रिटेल पोस्ट क्या होती है? एक सेवा है विभाग की, जिसके माध्यम से थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेचा जाता है। और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या होती है? जो विभाग की खुद की नहीं है, किसी तीसरे की वो सेवा है, लेकिन डाकघर के माध्यम से वो लोगों तक, जनता तक पहुंचाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र सर्विस है, या फिर कोई एप्लीकेशन फॉर्म बेचना है, या फिर कोई गवर्नमेंट फॉर्म बेचना है, तो ये सारी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, तो रिटेल पोस्ट के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये सारी सुविधाएं भी आपको हेड ऑफिस प्रोवाइड करता है। It consolidates accounts of all SOs under its jurisdiction and reports to the postal account office। उसके बाद ये अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी उप डाक घरों के लेखों को कंसोलिडेट करने का काम करता है, और साथ में पोस्टल अकाउंट ऑफिस को उस चीज़ की रिपोर्ट पहुंचाता है। इट आल्सो ड्रॉज सैलरी एंड अदर बिल्स ऑफ ऑफिशियल्स इन इट्स ज्यूरिडिक्शन। ये अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों के वेतन और अन्य बिल भी तैयार करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीए की तैयारी करने वालों के लिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सर्विस बुक का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो हेड ऑफिस के द्वारा सर्विस बुक का रखरखाव भी किया जाता है। इट इज़ हेडेड बाई अ पोस्ट मास्टर। अब देखिए, जो हेड ऑफिस होते हैं वो भी अलग अलग श्रेणियों के होते हैं, अलग अलग श्रेणियों के अनुसार उनके अलग अलग प्रभारी अधिकारी होते हैं। जैसे हम बात करें, इसमें पोस्ट मास्टर हो सकता है, इसका हेड सीनियर पोस्ट मास्टर हो सकता है, फिर उसके बाद चीफ पोस्ट मास्टर CPM हो सकता है, या डायरेक्टर भी इसका प्रमुख हो सकता है। The principal head post office situated at the circle headquarters is called as General Post Office and is headed by a CPM और director। तो हमने एक पहले किया कि फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस क्या होते हैं। मोर इम्पोर्टेंट सिटीज़ में ऐसे प्रधान डाकघर जो राजपत्रित अधिकारियों के कार्यभार में होते हैं, तो वो हो जाते हैं फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस। एक होते हैं जर्नल पोस्ट ऑफिस। तो जर्नल पोस्ट ऑफिस भी प्रधान डाकघर की ही एक श्रेणी है। हम किस प्रधान डाकघर को जर्नल पोस्ट ऑफिस कहेंगे? तो ऐसा आपके पास हेड पोस्ट ऑफिस जो सर्कल के मुख्यालय में स्थित होता है, या फिर जहाँ पे ऐसे एक से ज़्यादा प्रधान डाकघर होते हैं, वहाँ पे जो भी सर्कल हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ प्रधान डाकघर होता है उसको हम कहते हैं
जर्नल पोस्ट ऑफिस। तो जो जर्नल पोस्ट ऑफिस होते हैं इनका हेड सीपीएम या डायरेक्टर होता है। तो यहाँ पे नीचे दे रखे हैं टाइप्स ऑफ आपके पास हेड ऑफिस। हेड ऑफिस देखिए कितने प्रकार के होते हैं, एक आपके जीपीओ होते हैं, दूसरे हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं। अब हेड पोस्ट ऑफिस में बात करें, एक नॉन गैजेटेड हेड ऑफिस होते हैं, एक गैजेटेड हेड ऑफिस होते हैं। जो गैजेटेड हेड ऑफिस होते हैं उनको क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास गैजेटेड हेड ऑफिस या सेकेंड क्लास गैजेटेड हेड ऑफिस। फिर हम बात करें जीपीओ की, तो जर्नल पोस्ट ऑफिस की हमने बात की कि ऐसा प्रधान डाकघर जो सर्किल हेडक्वार्टर में स्थित होता है उसको हम कहते हैं जर्नल पोस्ट ऑफिस। तो जो जर्नल पोस्ट ऑफिस होता है वो या तो डायरेक्टर हेडेड हो सकता है, यानी कि उसकी जो नेतृत्व किया जाएगा वो डायरेक्टर के द्वारा किया जा सकता है, या ऐसे जीपीओ जो नॉन डायरेक्टर होते हैं जिनका हेड डायरेक्टर नहीं होता है। तो इनके अगर हेड्स की बात करें तो जो डायरेक्टर हेडेड जर्नल पोस्ट ऑफिस होते हैं उनका हेड होता है डायरेक्टर, और जो नॉन डायरेक्टर हेडेड जीपीओ होते हैं उनका हेड हो सकता है चीफ पोस्ट मास्टर या सीनियर पोस्ट मास्टर, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर हम बात करें सिंपल जो हेड पोस्ट ऑफिस है, ये तो हमने बात की जनरल पोस्ट ऑफिस की। अगर हम सिंपल हेड पोस्ट ऑफिस की बात करें, अगर नॉन गैजेटेड हेड ऑफिस है तो उसका सिंपल सा हेड कौन आ जाएगा, पोस्ट मास्टर आ जाएगा। अगर हम गैजेटेड हेड ऑफिस की बात करें तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, फर्स्ट क्लास या फिर सेकेंड क्लास गैजेटेड हेड ऑफिस। अगर फर्स्ट क्लास गैजेटेड हेड ऑफिस है तो उसका हेड होगा चीफ पोस्ट मास्टर। अगर सेकेंड क्लास गैजेटेड हेड ऑफिस है तो उसका हेड होगा सीनियर पोस्ट मास्टर। तो ये अच्छे से आपको याद कर लेना है, ये सभी के द्वारा हेड ऑफिस का नेतृत्व किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि हेड ऑफिस जब वो किस तरह का है। चलिए यही हमारे पास हो जाएगा हेड ऑफिस के बारे में। अब सेकंड चलते हैं, बात करते हैं सब ऑफिस के बारे में, उप डाकघर के बारे में। तो उप डाकघर क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस से निम्न श्रेणी का डाकघर होता है। सब ऑफिस इज पोस्ट ऑफिस सबऑर्डिनेट टू एंड अकाउंट विद हेड ऑफिस। उप डाकघर प्रधान डाकघर से निम्न श्रेणी का होता है और इसका लेखा संबंध प्रधान डाकघर से होता है। तो हमने प्रधान डाकघर के बारे में भी किया कि जो प्रधान डाकघर होता है अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले जितने भी डाकघर होते हैं, चाहे वो सब ऑफिस हैं चाहे वो ब्रांच ऑफिस है, उन सभी के लिए अकाउंट ऑफिस के रूप में काम करता है। सब ऑफिस रिपोर्ट्स टू हेड ऑफिस, उप कार्यालय जो भी काम करता है उसकी रिपोर्ट जाती है प्रधान डाकघर को। इंचार्ज की बात करें तो इसका इंचार्ज होता है सब पोस्ट मास्टर। सब ऑफिस भी सभी प्रकार के व्यवसाय करने में सक्षम होता है, इनके सब ऑफिस में भी सभी प्रकार के डाक व्यवसायों का संचालन किया जाता है। और इसके बाद बात करें सब ऑफिस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ स्टाफ, ये हम आगे करेंगे। Sub post office is an operational unit located in urban as well as rural areas which reports to head post office। जैसे हमने बात की कि जो हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं वो भी ऑपरेशनल यूनिट्स हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे काम किए जाते हैं, पोस्टल के रिलेटेड काम किए जाते हैं, नॉन पोस्टल ट्रांजैक्शंस भी की जाती हैं। उसी तरह से सब पोस्ट ऑफिस भी ऑपरेशनल यूनिट्स हैं, ये भी काम करने वाली इकाइयाँ हैं। कहाँ पे स्थित होती हैं, ये शहरी क्षेत्रों में भी स्थित हो सकती हैं, ये रूरल एरियाज में भी स्थित हो सकती हैं, और ये हेड पोस्ट ऑफिस को रिपोर्ट करती हैं। सब ऑफिस प्रोवाइड्स मेल बुकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। तो ये जो ऑपरेशनल यूनिट्स हैं सब ऑफिस जिन्हें कहा जाता है, ये बुकिंग की सेवा आपको उपलब्ध करवाती हैं, बैंकिंग सेवाएं आपको उपलब्ध करवाती हैं, और इंश्योरेंस सर्विसेज भी आपको उपलब्ध करवाती हैं। इट इनकॉर्पोरेट्स द अकाउंट ऑफ बीओज प्लेस्ड अंडर इट एंड आल्सो सप्लाइज एंड रिसीव्स फंड्स। तो ये क्या करते हैं, अपने अधीन आने वाले बीओ के लेखे को अपने लेखे में शामिल करते हैं, और उन ब्रांच ऑफिसेस को जो इनके क्षेत्राधिकार में आती हैं उनको धन की आपूर्ति, या उनके पास अगर एक्सेस कैश है, ज़्यादा उनकी लिमिट से कैश है, तो उनको भी प्राप्त करने का काम करती हैं। सब ऑफिस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ स्टाफ देयर। अब जो सब ऑफिस होते हैं, उप डाकघर होते हैं, इनको भी वर्गीकृत किया गया। जैसे हमने हेड ऑफिस की बात की, हेड ऑफिस को कौन हेड करेगा वो बात होती है किसके अकॉर्डिंग कि उस किस तरह का हेड ऑफिस है। उसी तरह से जो सब ऑफिस होते हैं उनको भी बांटा गया है। उनको किस आधार पर बांटा गया है, तो इनको बांटा गया है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टाफ।
तो सब ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या के आधार पर इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। तो किस तरह से एक आपके टाइम स्केल सब ऑफिस होते हैं, एक सिलेक्शन ग्रेड सब पोस्ट ऑफिस होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो टाइम स्केल सब ऑफिस है उसमें 3 तरह के उप डाकघर आ जाएंगे। कौन कौन से? मुख्य डाकघर, HSG हायर सिलेक्शन ग्रेड, फिर उसके बाद लोअर सिलेक्शन ग्रेड। और अगर हम बात करें सिलेक्शन ग्रेड सब पोस्ट ऑफिस की, तो इसमें भी 3 तरह के सब ऑफिस आ जाते हैं। ट्रिपल हैंडेड सब ऑफिस, डबल हैंडेड और सिंगल हैंडेड सब ऑफिस। तो जो ट्रिपल हैंडेड ऑफिस होते हैं उनको ए क्लास सब ऑफिस भी कहा जाता है। डबल हैंडेड सब पोस्ट ऑफिस को क्लास बी सब ऑफिस कहते हैं, और जो सिंगल हैंडेड सब ऑफिस होते हैं उनको सी क्लास सब ऑफिस कहते हैं। तो इस तरह से कर्मचारियों की संख्या के आधार पर उप डाकघरों को वर्गीकृत किया जाता है। फर्दर इनको और इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। अब जो सब ऑफिस होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, वो डिलीवरी भी हो सकते हैं, नॉन डिलीवरी भी हो सकते हैं। दीज पोस्ट ऑफिसेज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिलीवरी एंड नॉन डिलीवरी ऑफिसेज। इन डाकघरों को आगे वितरण और गैर वितरण कार्यालयों में भी वर्गीकृत किया गया है। अब गैर वितरण या वितरण में क्या फर्क हो जाएगा? वितरण का अर्थ ये डाक वितरण करने का काम करेंगे, गैर वितरण यानी कि यहाँ पे वितरण या डिलीवरी का काम नहीं किया जाता है, यानी कि डाक बांटने का काम यहाँ पे नहीं किया जाता है। ईच डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विल हैव डिलीवरी स्टाफ। जितने भी वितरण डाकघर होते हैं, जितने भी वितरण उप डाकघर होते हैं, उनके पास एक तो डिलीवरी स्टाफ होता है और साथ में उनको एक यूनिक पोस्टल इंडेक्स नंबर दिया जाता है, पिन कोड दिया जाता है, और साथ में उनको डिलीवरी स्टाफ भी दिया जाता है। और जो नॉन डिलीवरी सब ऑफिस होते हैं परफॉर्म ओनली काउंटर ट्रांजैक्शंस एंड आल्सो नॉट असाइंड विद एनी सेपरेट पिन कोड। तो ये सिर्फ काउंटर ट्रांजैक्शंस करते हैं, इनके काउंटर लेन देन करने का काम करते हैं, यानी कि सेविंग से, इंश्योरेंस से, फिलैटली से, इस तरह के जो काम होते हैं वो यहाँ पे किए जाते हैं, लेकिन डिलीवरी वाला काम यहाँ पे नहीं किया जाता है, और इनको कोई भी अलग से पिन कोड भी नहीं दिया जाता है। अब कोई भी पोस्ट ऑफिस है उसकी पहचान तो उसके पिन कोड से होती है। अब नॉन डिलीवरी सब ऑफिस है तो उसको पिन कोड दिया नहीं जाएगा, तो उसकी पहचान कैसे होगी? तो जो नॉन डिलीवरी सब ऑफिस होते हैं आर आइडेंटिफाइड विद द पिन कोड ऑफ द कंसर्न्ड डिलीवरी पोस्ट ऑफिस। तो वो जिस भी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस से जुड़े होंगे उसी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के पिन कोड के साथ इन नॉन डिलीवरी सब ऑफिस की आइडेंटिफिकेशन होती है। आगे चलते हैं, टाउन सब ऑफिस की बात करते हैं। सब ऑफिस सिचुएटेड इन अ टाउन और इट्स सबर्ब्स वेयर देयर इज आल्सो ए हेड ऑफिस इज कॉल्ड एज अ टाउन सब ऑफिस। नगर उप कार्यालय क्या होता है? किसी नगर या उसके उपनगरों में जहाँ पे प्रधान कार्यालय भी हो स्थित उप डाकघर को नगर उप डाकघर कहा जाएगा। क्या बोला गया है कि मान लीजिए एक नगर है, वहाँ पे प्रधान डाकघर भी है और वहीं पे उप डाकघर भी है, तो उस उप डाकघर को उस नगर का क्या कहेंगे? नगर उप डाकघर कहेंगे। यानी कि वहाँ पे अगर साथ में प्रधान कार्यालय भी सेम टाउन में है या उसके सबर्ब में है, यानी कि उसके उपनगर में स्थित है, तो हम ऐसी स्थिति में उस सब ऑफिस को टाउन सब ऑफिस कहेंगे। आगे चलते हैं, ब्रांच ऑफिस के बारे में बात करते हैं। सबसे लोअर ग्रेड वाला पोस्ट ऑफिस, सबसे निम्न श्रेणी वाला जो डाकघर होता है वो होता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस। लोअर स्टेटस देन सब ऑफिस, तो इसका जो स्टेटस है वो सबसे निचले दर्जे का है। सब ऑफिस से भी नीचे दर्जे का जो डाकघर होता है उसको हम ब्रांच ऑफिस कहते हैं, शाखा डाकघर कहते हैं। BO is in direct account with head or sub office which is called its account office। अब इसका लेखा संबंध सीधा किसी प्रधान डाकघर या उप डाकघर से होता है जिसे इसका लेखा कार्यालय कहा जाता है। अब देखिए, जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं, ब्रांच पोस्ट ऑफिस सब ऑफिस से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, डायरेक्टली वो हेड ऑफिस से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। जिसके साथ भी ये जुड़े हुए होते हैं वही इसका क्या हो जाएगा? अकाउंट ऑफिस हो जाएगा। तो जिसके साथ भी ये डायरेक्ट अकाउंट में होंगे, चाहे वो सब ऑफिस है चाहे वो हेड ऑफिस है, वही उसका क्या हो जाएगा?
अकाउंट ऑफिस हो जाएगा। ऑफिसर इंचार्ज की बात करें, ब्रांच पोस्ट मास्टर, शाखा डाकघर का प्रभारी अधिकारी कौन होता है? ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। किसी भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस के जो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स हैं वो 5 घंटे होते हैं और किसी भी ब्रांच ऑफिस के जो मिनिमम वर्किंग आवर्स होते हैं वो 4 घंटे होते हैं। और अकाउंट ऑफिस के बारे में हमने कर लिया कि जिसके साथ भी डायरेक्ट अकाउंट में होगा, चाहे वो सब ऑफिस है चाहे वो हेड ऑफिस है, वही उसका क्या हो जाएगा? अकाउंट ऑफिस हो जाएगा। ब्रांच ऑफिस कैन नॉट डू ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस, शाखा डाकघर सभी प्रकार के लेन देन नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने बात की हेड ऑफिस की, हमने बात की सब ऑफिस की। प्रधान डाकघर और उप डाकघर में सभी प्रकार के डाक व्यवसायों का संचालन होता है, लेकिन ब्रांच पोस्ट ऑफिस में सभी प्रकार के काम नहीं होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं? डिलीवरी का, डिस्पैच का, बुकिंग का, पार्सल एक्सेप्ट, एसवी डिपॉजिट, एसवी विड्रॉल, इशू एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, ये सारे काम जो हैं ब्रांच ऑफिस में किए जाते हैं। वितरण का काम है, प्रेषण है, बुकिंग है, पार्सल एक्सेप्ट करना है, बचत बैंक जमा करना, एसबी निकासी, मनी ऑर्डर जारी करना या फिर भुगतान करना। हालांकि इन सारी चीज़ों की एक लिमिट है। जैसे पार्सल एक्सेप्ट किए जाते हैं 10 किलोग्राम से ऊपर के नहीं किए जाएंगे, एसबी डिपॉजिट की लिमिट है, विड्रॉल की लिमिट है, फिर पेमेंट ऑफ इशू एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स, तो इन सभी चीज़ों की एक लिमिट है, लेकिन ये सारे काम ब्रांच पोस्ट ऑफिस में किए जाते हैं। आगे चलते हैं, टाउन ब्रांच ऑफिस की बात करते हैं। टाउन ब्रांच ऑफिस क्या होता है? Branch office is situated in a town or its suburbs where there is also a head office is called as a town branch office। किसी नगर या उसके उपनगरों में स्थित शाखा डाकघर जहाँ पे प्रधान डाकघर भी हो उसे हम नगर शाखा डाकघर कहेंगे। जैसे हमने टाउन सब ऑफिस की बात की कि एक ऐसा सब ऑफिस जो एक नगर में स्थित है और उसी नगर में हेड ऑफिस भी स्थित है, तो उस उप डाकघर को, उस नगर का हम नगर उप डाकघर कहेंगे। उसी तरह से ब्रांच ऑफिस के मामले में भी है कि मान लीजिए एक नगर है, उस नगर में एक बीओ स्थित है और उसी नगर में एक हेड ऑफिस भी स्थित है, तो ऐसी स्थिति में इस ब्रांच ऑफिस को हम उस नगर का नगर शाखा कार्यालय फिर टाउन ब्रांच ऑफिस कहेंगे। ब्रांच ऑफिसेज सर्व द पोस्टल नीड्स ऑफ वन और मोर विलेजेस। शाखा कार्यालय एक या एक से अधिक गांवों की डाक संबंधी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यानी कि जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है वो अपनी जो सेवाएं देते हैं, एक ब्रांच ऑफिस है, हो सकता है वो अपनी सेवाएं 2 गांव में देता, हो सकता है 3 या फिर 4 या 5 विलेजेस में भी देता हो, तो एक या एक से ज़्यादा गांवों की डाक संबंधी ज़रूरतों को पूरा ये करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्लोज नंबर 3 है नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में, रात्रिकालीन डाकघर के बारे में। तो जो नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं ये क्या चीज़ होती है? वर्किंग आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस इज जनरली फिक्स्ड बाय हेड ऑफ सर्कल CPMG अकॉर्डिंग टू टाइमिंग गिवन इन दी क्लोज नंबर 5 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। साधारणतया डाकघरों का समय सर्किल अध्यक्ष द्वारा या फिर जो सर्किल प्रमुख होता है उसके द्वारा पोस्ट ऑफिस गाइड 1 के क्लोज नंबर 5 में दिए गए समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है। क्लोज नंबर 5 हमारे पास आगे आएगा, उसमें बताया गया है कि किसी भी पोस्ट ऑफिस में जो काम करने का समय होगा वो क्या होगा, कितने समय के लिए कौन सा काम किया जाएगा, उसी समय के अनुसार कौन तय करता है? पोस्ट ऑफिस के कामकाज के घंटे हेड ऑफ सर्कल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाकघरों के कामकाज के घंटों को सामान्यतः हेड ऑफ सर्कल यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, ये हमने फर्स्ट वीडियो में किया था कि आपका जो हेड ऑफ सर्किल होता है वो कौन होता है? चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होता है। तो किसी भी डाकघर के कामकाज का समय हेड ऑफ सर्किल के द्वारा तय किया जाता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से किसी भी डाकघर के समय का निर्धारण नहीं करता है। कैसे करता है? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 5 में दिए गए समय के अनुसार करता है। Director General may extend the working hours of any post office up to 8:30 p.m. and keep them open on Sunday also, and these post offices are called as night post offices। अब सबसे पहला पॉइंट हो गया कि किसी भी डाकघर का जो समय निर्धारित करने का काम है वो हेड ऑफ सर्कल करेगा, लेकिन महानिदेशक डाक या डायरेक्टर जनरल क्या कर सकता है?
किसी भी डाक घर के कामकाज के घंटों को रात के 8:30 बजे तक बढ़ा सकता है। उनको संडे वाले दिन और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी खुला रख सकता है। और ऐसे जो डाकघर होते हैं जो नॉर्मल वीकडेज में यानी कि सामान्य सप्ताह के दिनों में रात के 8:30 बजे तक काम करते हैं या फिर संडे वाले दिन या पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी खुले रहते हैं, इस तरह के डाकघरों को नाइट पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइट पोस्ट ऑफिस क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक डाक क्या कर सकता है, वो किसी भी डाक घर के कामकाज के घंटों को रात के 8:30 बजे तक बढ़ा सकता है कि नॉर्मल वीकडेज में आपने रात के 8:30 बजे तक काम करना है और संडे वाले दिन या पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी आप खुले रहेंगे। तो इस तरह के जो डाकघर होते हैं उनको हम नाइट पोस्ट ऑफिस या रात्रिकालीन डाकघर कहते हैं। नाइट पोस्ट ऑफिस विल ट्रांजैक्ट दोज ट्रांजैक्शंस विच हैव बीन ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर जनरल। अब जो रात्रिकालीन डाकघर होते हैं वो ऐसे ही नहीं अपनी मर्जी से कोई भी काम करेंगे। रात्रिकालीन डाकघरों में सिर्फ वही काम होगा जो डायरेक्टर जनरल के द्वारा ऑथराइज किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल जो काम करने के लिए बोलेगा नाइट पोस्ट ऑफिस में सिर्फ वही काम होगा। वर्क डन ड्यूरिंग एक्सटेंडेड आवर्स। अब बढ़े हुए कामकाज के घंटों के दौरान कौन कौन सा काम किया जाता है, इनमें से कोई भी काम अधिकृत किया जा सकता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा। क्या क्या काम होता है, बुक रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इंक्लूडिंग वीपी आर्टिकल, वैल्यू पेबल आर्टिकल्स की बुकिंग की जाती है, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स या पंजीकृत लेखों की बुकिंग की जाती है। उसके बाद इंडियन पोस्टल ऑर्डर को बेचने का काम किया जाता है, पोस्टेज स्टैम्प्स या डाक टिकटों को बेचने का काम किया जाता है। डिपॉजिट इनटू एसबी अकाउंट, एसबी अकाउंट में जमा किया जाता है, लेकिन ये जो काम किया जाता है वो रात के 8:30 बजे तक नहीं किया जाता। कब तक किया जाता है, डिपॉजिट इनटू एसबी अकाउंट प्लस सेल ऑफ कैश सर्टिफिकेट्स अप टू 7 PM ऑन वीकडेज। वीकडेज क्या हो जाएंगे, सामान्य सप्ताह के दिन, यानी कि मंडे से सैटरडे की बात यहाँ पे की है। तो मंडे से सैटरडे जब भी पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे उन दिनों में ये क्या कर सकते हैं, जब रात के 8:30 बजे तक काम करेंगे तो रात के 8:30 बजे तक नहीं लेकिन 7 बजे तक ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का या पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें जमा कर सकते हैं। कैश सर्टिफिकेट जो होते हैं उनको बेचने का काम भी कर सकते हैं, लेकिन 7 बजे तक। वर्किंग ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडे। अब ये तो हमने कर लिया कि नॉर्मल वीक डेज में ये क्या क्या काम करेंगे। तो बढ़े हुए कामकाज के घंटों के दौरान ये रजिस्टर्ड और वीपी आर्टिकल बुक करेंगे, पोस्टेज स्टैम्प्स और आईपीओ बेचने का काम एसबी अकाउंट में जमा करने का और कैश सर्टिफिकेट बेचने का काम वीक डेज में 7 बजे तक करेंगे। अब क्योंकि ये संडे वाले दिन और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी खुले रहेंगे, उन दिनों में ये कितने बजे से लेके कितने बजे तक काम करेंगे, वर्क फ्रॉम 10 AM टू 5 PM और 10 to 17 आवर्स। तो ये सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक काम करते हैं। ये भी सेम चीज़ है, सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक काम करते हैं। अब संडे वाले दिन और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन कौन सा काम पूरी तरह से बंद रहता है, डिलीवरी वर्क, वितरण का काम पूरी तरह से बंद रहेगा। सेविंग बैंक का और पोस्ट ऑफिस जो भी सर्टिफिकेट ट्रांजैक्शंस हैं या मनी ऑर्डर्स का भुगतान है, ये सभी काम पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन या फिर रविवार वाले दिन पूरी तरह से बंद रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 4 की बात करते हैं। क्लोज नंबर 4 में आ जाता है मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में। मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या होते हैं, ये नहीं समझना कि मोबाइल पोस्ट ऑफिस का मतलब यहाँ पे मोबाइल लेके वो काम करते हैं। मोबाइल का अर्थ होता है चल एक जगह से दूसरी जगह पे जाके ये काम करते हैं, यानी कि कभी इस जगह पे कभी दूसरी जगह पे, लेकिन अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते हैं। एक फिक्स्ड शेड्यूल इनका होता है, कभी इस जगह पे जाएंगे फिर दूसरी जगह पे तीसरी जगह पे, इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर ये काम करते हैं।
फंक्शन फ्रॉम स्पेशली डिजाइंड वैन मूविंग टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट्स। ये विशेष रूप से तैयार की गई वैन में अलग अलग बिंदुओं पर जाकर काम करते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या होते हैं? चल डाकघर, एक जगह से दूसरी जगह पे जाके काम करते हैं। कैसे करते हैं? तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस एक विशेष रूप से तैयार की गई वैन होती है जो अलग अलग निश्चित बिंदुओं पर जाकर काम करती है। These mobile post offices are intended to provide the facility of late posting in different areas of the cities at a different timing according to a fixed schedule। अब ये कौन सी सुविधा आपको देती है? तो इनका उद्देश्य नगरों के विभिन्न इलाकों में नियत अनुसूची के अनुसार विभिन्न समय पर लेट पोस्टिंग, यानी कि आप जो आर्टिकल्स को लेट पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने का एक समय होता है, उस समय के बाद जब आर्टिकल पोस्ट करते हैं उसको कहते हैं लेट पोस्टिंग। लेट पोस्टिंग की सुविधा आपको ये प्रदान करती है। कैसे करती है? फिक्स्ड शेड्यूल। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कहीं भी चले जाएंगे, एक इनका फिक्स्ड शेड्यूल होता है। अलग अलग इलाकों में ऐसा आते हैं लेकिन एक नियत अनुसूची के अनुसार जाते हैं, अलग अलग समय पर जाते हैं, क्योंकि एक समय पर तो एक ही जगह पे हो सकते हैं। तो नियत अनुसूची के अनुसार अलग अलग जगह पे जाके आपको लेट पोस्टिंग की फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं। आगे चलते हैं। दी मोबाइल पोस्ट ऑफिस सेल स्टैम्प्स एंड पोस्टल स्टेशनरी। मोबाइल पोस्ट ऑफिस में क्या क्या काम किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस में आपके डाक टिकट और पोस्टल स्टेशनरी को बेचने का काम किया जाता है। उसके अलावा इंश्योर्ड पार्सल्स की बुकिंग की जाती है। पहले इंश्योर्ड पार्सल्स की बुकिंग नहीं होती थी लेकिन अब होती है। तो इसमें क्या क्या होता है? सेल स्टैम्प्स एंड पोस्टल स्टेशनरी, डाक टिकट और पोस्टल स्टेशनरी बेचने का काम करते हैं। इंश्योर्ड पार्सल्स की बुकिंग करते हैं। सरफेस एंड एयरमेल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की बुकिंग करते हैं, लेकिन कौन से? लेटर मेल के। तो पत्र डाक के सतह या हवाई डाक पंजीकृत लेखों की बुकिंग करते हैं, लेकिन वीपी आर्टिकल्स की बुकिंग इनके द्वारा नहीं की जाती। इसके अलावा एयर पार्सल या हवाई पार्सल्स की बुकिंग भी इनके द्वारा की जाती है। तो कौन कौन सी चीज़ें ये बुक करते हैं, अच्छे से आप इसको याद करेंगे। इसके अलावा बिसाइड्स एक्सेप्टिंग अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल फॉर डिस्पैच, प्रेषण के लिए लेटर मेल के अपंजीकृत लेखों को भी ये स्वीकृत करते हैं। और कोई व्यक्ति है वो एक आर्टिकल पोस्ट करना चाहता है, अपंजीकृत लेख को पोस्ट करना चाहता है, तो अगर वो अपंजीकृत लेख लेटर मेल का है, पत्र डाक का है, तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। पार्सल मेल नहीं आएगा, क्योंकि पार्सल मेल आर्टिकल जब भी आपको पोस्ट करना है, चाहे रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, आप उसको हमेशा पोस्ट ऑफिस काउंटर पर लेकर आएंगे। ना आप उसको मोबाइल पोस्ट ऑफिस में देंगे, ना ही आप उसको लेटर बॉक्स में पोस्ट करने के लिए डालेंगे। इसके अलावा ईएमओ बुकिंग का काम करते हैं, माई स्टैम्प इशू करने का काम भी करते हैं, और पोस्टल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने का काम भी ये करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे काम इनमें होते हैं जो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। Mobile post offices deliver mail and other postal services to specially equipped vehicle। मोबाइल डाकघर विशेष रूप से सुसज्जित वाहनों के माध्यम से डाक और अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं। तो डाक से जुड़ी हुई सेवाएं भी देते हैं और नॉन पोस्टल ट्रांजैक्शंस भी आपको प्रोवाइड करते हैं। दे आर आल्सो फंक्शनिंग टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट पोस्टल सर्विसेज टू पब्लिक एंड चिल्ड्रन। बच्चों और लोगों को डाक सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी ये काम करते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिस रिमेन्स क्लोज्ड ऑन संडे एंड पोस्टल हॉलीडेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस होते हैं वो रविवार वाले दिन और डाकघर अवकाश के दिन बिल्कुल बंद रहते हैं। इंश्योर्ड आर्टिकल्स की, पार्सल्स की बुकिंग ये नहीं करते हैं, इसको आपने यहाँ से हटा देना है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे वर्किंग। तो वर्किंग हमने यहाँ पे भी कर ली कि क्या क्या काम करते हैं, लेकिन और आसान करके आपके लिए यहाँ पे लिखा है। तो ये क्या क्या काम करते हैं? डाक टिकट और पोस्टल स्टेशनरी बेचने का काम करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, अब प्रेजेंट में तो ये नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है, पहले ये सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग को जारी करने का काम भी करते थे। बुक सरफेस एंड एयरमेल रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल एक्सक्लूडिंग वीपी आर्टिकल। वीपी आर्टिकल को छोड़कर पत्र डाक के पंजीकृत
सतही डाक के या हवाई डाक के लेखों को बुक करते हैं, एयर पार्सल्स की बुकिंग करते हैं, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल जो होते हैं पत्र डाक के प्रेषण के लिए उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और आपके इंश्योर्ड पार्सल्स की बुकिंग करने का काम भी ये करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया मोबाइल पोस्ट ऑफिस विच आर परमिटेड टू बुक मनी ऑर्डर्स मद्रास एंड नागपुर। अब ये जो सभी मोबाइल पोस्ट ऑफिस को अधिकृत कर दिया गया है, लेकिन कई बार अगर अलग से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो पहले सिर्फ मद्रास और नागपुर के मोबाइल पोस्ट ऑफिस को अधिकृत किया गया था कि वो मनी ऑर्डर्स की बुकिंग कर सकते थे, लेकिन अब तो सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लोज नंबर 5 है आपके पास नॉर्मल वीकडेज, सामान्य सप्ताह के दिन। नॉर्मल वीकडेज में क्या क्या होता है? क्लियरली नोटिफाइड आवर्स एट एवरी पोस्ट ऑफिस एंड आरएमएस ऑफिस। प्रत्येक डाकघर और आरएमएस कार्यालय में कौन सा ऐसे समय होते हैं जिनको स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया जाता है? ड्यूरिंग विच बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड विद पब्लिक, वह समय जिसके दौरान जनता के साथ लेन देन किया जाता है। वह द टाइम एट विच मेल्स आर डिलीवर्ड एंड डिस्पैच्ड, वह समय जिसके दौरान डाक का वितरण और प्रेषण करने का काम किया जाता है। तो नॉर्मल वीकडेज में क्या होता है, जो भी काम किया जाता है उसके लिए कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि प्रत्येक पोस्ट ऑफिस और आरएमएस ऑफिस में कुछ ऐसे घंटे होते हैं जिनको स्पष्ट रूप से नोटिफाई किया जाता है, यानी कि वो स्पष्ट रूप से जनता को बताए जाते हैं। क्या क्या घंटे होते हैं? वह समय जिसके दौरान लोगों के साथ बिजनेस किया जाएगा, लेन देन किया जाएगा। तो अब लोगों को वो चीज़ बतानी होगी कि इतने समय से लेके इतने समय तक आपके साथ लेन देन किया जाएगा, तो वो चीज़ उनको पता होनी चाहिए, इसलिए क्लियरली नोटिफाई होती है हर एक पोस्ट ऑफिस और आरएमएस ऑफिस में। टाइम एट विच मेल्स आर डिलीवर्ड एंड डिस्पैच्ड, वह समय जिसके दौरान डाक का वितरण और प्रेषण किया जाता है। ठीक है, वह समय जिसके दौरान डाक वितरित होती है और प्रेषित की जाती है, यानी कि सब ऑफिस से आगे भेजी जाती है, प्रेषित की जाती है, तो वो समय भी, वो घंटे भी स्पष्ट रूप से अधिसूचित किए जाते हैं। पब्लिक बिजनेस आवर्स आर फिक्स्ड विद रिगार्ड टू, उसके बाद जो पब्लिक बिजनेस आवर्स होते हैं, सार्वजनिक व्यवसाय के घंटे। अभी हमने ऊपर किया कि जो पब्लिक बिजनेस आवर्स होते हैं उनको प्रत्येक पोस्ट ऑफिस या आरएमएस ऑफिस में क्लियरली नोटिफाई किया जाता है। तो जो भी पब्लिक बिजनेस आवर्स होते हैं जिनको क्लियरली नोटिफाई किया जाता है उनको किसके संबंध में फिक्स किया जाता है? तो वो लोकल कन्वीनियंस, अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग ऑफ मेल, तो उनको स्थानीय सुविधा, दूसरा डाक के आगमन और प्रस्थान, इन सारी चीजों के संबंध में तय किया जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि पब्लिक बिजनेस आवर्स जो होते हैं, सार्वजनिक व्यवसाय के घंटे जो होते हैं, उनको किसके संबंध में तय किया जाता है? 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनका निर्धारण किया जाता है। 3 चीज़ें कौन सी हैं? एक लोकल कन्वीनियंस, स्थानीय सुविधा, दूसरी है अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग ऑफ मेल, डाक के आगमन और प्रस्थान के समय के अनुसार इनकी निर्धारण या इनको फिक्स किया जाता है। All work at the post office counters is stopped precisely at the latest hours fixed। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट का पॉइंट है कि डाक घरों के काउंटर पर सभी कार्य ठीक नवीनतम नियत समय पर रोक दिए जाते हैं। अब पोस्ट ऑफिस काउंटर्स के ऊपर जो भी काम किया जाता है, चाहे वो सेविंग का काम है, चाहे वो इंश्योरेंस का काम है, चाहे वो फिलैटली का काम है, चाहे वो बुकिंग का काम है, पोस्ट ऑफिस काउंटर्स के ऊपर जो भी काम किया जाता है वो सारा काम कब रोक दिया जाता है? जो भी नवीनतम नियत समय होगा, यानी कि प्रेजेंट में जो भी समय निर्धारित किया गया होगा किसी भी काम को करने के लिए, वो समय जैसे ही समाप्त हो जाएगा वैसे ही वो काम काउंटर के ऊपर करना बंद कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, वर्किंग आवर्स की बात करते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में, तो वहाँ पे हमने एक पॉइंट किया, जितने भी डाकघर होते हैं उन डाकघरों के कामकाज के घंटों का निर्धारण हेड ऑफ सर्कल करता है, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल करता है, लेकिन मैंने बताया वो अपनी मर्जी से नहीं करता है। कैसे करता है? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 5 में दिए गए समय के अनुसार करता है। तो ये क्लोज नंबर 5 का
है 5 में दिया हुआ है कि कौन कौन से काम को करने के लिए कौन कौन सा समय रहेगा, उसी समय के अनुसार हेड ऑफ सर्कल डाकघरों के कामकाज के घंटों का निर्धारण करता है। सबसे पहले हम बात करें फॉर रेफरेंस एंड इंक्वायरीज, संदर्भ या पूछताछ के लिए। पोस्ट ऑफिस में कोई भी आपकी इंक्वायरी है, रेफरेंस है, उसके लिए आप कब पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं? ड्यूरिंग एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस, तो उस डाकघर के जो भी वर्किंग आवर्स होंगे 9 बजे से लेके अगर 5 बजे तक उसके वर्किंग आवर्स हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा रेफरेंस और इंक्वायरीज के लिए भी समय सीमा रहेगी 9 बजे से लेके 5 बजे तक। उसके अलावा और क्या क्या समय है? सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, डाक टिकट या डाक स्टेशनरी को बेचना या फिर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग जारी करना। अब तो नहीं होते हैं लेकिन पहले जब होते थे। तो इन तीनों चीज़ों के लिए, किन किन चीज़ों के लिए? रेफरेंस और इंक्वायरीज के लिए, पोस्टेज स्टैम्प्स और स्टेशनरी बेचने के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग जारी करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए पोस्ट ऑफिस में जो समय सीमा है वो क्या रहती है? यह काम डाकघर के पूरे कामकाज के घंटों के दौरान किया जाता है। तो पोस्ट ऑफिस के जो भी वर्किंग आवर्स होते हैं उन पूरे वर्किंग आवर्स में ये सारे काम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास फॉर बुकिंग ऑफ अ रजिस्टर्ड इंश्योर्ड आर्टिकल, वैल्यू पेएबल आर्टिकल एंड पार्सल। पोस्ट ऑफिस में आप किसी भी रजिस्टर्ड आर्टिकल की, किसी भी इंश्योर्ड आर्टिकल की, किसी भी वीपी आर्टिकल या किसी भी पार्सल की बुकिंग करना चाहते हैं, उसके लिए बात करें तो टाइम रहता है 6 से 7 घंटे के लिए। यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, इंश्योर्ड आर्टिकल्स, वीपी आर्टिकल्स या फिर पार्सल्स की बुकिंग की जाती है, उसके लिए जो समय सीमा है वो 6 से 7 घंटे है। 6 से 7 घंटे के लिए ये सारा काम किया जाता है। अब एक होते हैं नॉर्मल वीकडेज जो आते हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक, और सैटरडे को जो काम किया जाता है वो कुछ कम समय के लिए किया जाता है। तो ये जो काम नॉर्मल वीकडेज में मंडे टू फ्राइडे 6 से 7 घंटों के लिए किया जाता है, ऑन सैटरडे फॉर 5 आवर्स स्टॉपिंग एट 3 PM, तो शनिवार को यही काम सिर्फ 5 घंटों के लिए किया जाता है, शाम के 3 बजे तक। शुरू कब से होता है? 10 बजे। 10 बजे से लेके 11 बजे तक 1 घंटा, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2 और उसके बाद 3। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे। तो शनिवार को ये जो काम है बुकिंग का, रजिस्टर्ड इंश्योर्ड वीपी आर्टिकल या पार्सल की बुकिंग का, ये सारा काम शनिवार को किया जाता है 5 घंटे के लिए, यानी कि सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक। और बाकी नॉर्मल वीकडेज में मंडे टू फ्राइडे 6 से 7 घंटों के लिए ये सारा काम किया जाता है। आगे चलते हैं। इशू मनी ऑर्डर, सेल एंड पेमेंट ऑफ पोस्टल ऑर्डर। मनी ऑर्डर जारी करना या फिर जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर है उनका भुगतान करना या उनको बेचने का काम, सेविंग बैंक का काम या पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट ट्रांजैक्शंस का काम या फिर टेलीफोन बिल्स का भुगतान, ये सारे काम पोस्ट ऑफिस में नॉर्मल वीकडेज के दिन 5 घंटों के लिए किए जाते हैं, और सैटरडे वाले दिन यही काम सिर्फ 3 बजे तक किया, 3 घंटों के लिए किया जाता है, दोपहर के 1 बजे तक, यानी कि सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक सिर्फ 3 घंटों के लिए ये जो काम है किया जाता है। तो ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो समय बताया गया है इसी समय के अनुसार हेड ऑफ सर्कल डाकघरों के कामकाज के घंटों का निर्धारण करता है। पोस्ट ऑफिस इंचार्ज ऑफ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स आर केप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 आवर्स। फिर उसके बाद जो हमने ये कर लिया कि जो GDS के प्रभारी अधिकारी डाकघर होते हैं, यानी कि ग्रामीण डाक सेवकों के अंतर्गत जो डाकघर आते हैं, उनके अधिकतम कामकाज के घंटे 5 होते हैं। डिलीवरी ऑफ अ रजिस्टर्ड इंश्योर्ड एंड VP आर्टिकल एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स एट विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस डन ड्यूरिंग आवर्स फिक्स्ड फॉर बुकिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लासेस ऑफ आर्टिकल्स। तो डाकघर की खिड़की पर पंजीकृत, बीमाकृत और मूल्यदेय वस्तुओं की डिलीवरी और मनी ऑर्डर का भुगतान संबंधित वर्गों की वस्तुओं की बुकिंग के लिए निर्धारित घंटों के दौरान किया जाता है।
इसका क्या अर्थ हो जाएगा। अब पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, जैसे हमने बात कर ली कि किसी भी आर्टिकल की आपने बुकिंग करनी है, जैसे रजिस्टर्ड आर्टिकल है, इंश्योर्ड आर्टिकल है, वीपी आर्टिकल है, पोस्ट ऑफिस में इनकी अगर बुकिंग करनी है तो बुकिंग करने के लिए जो समय है वो 6 से 7 घंटे का है। 6 से 7 घंटों के लिए ये काम पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। अगर आप इनमें से किसी आर्टिकल की डिलीवरी लेना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस विंडो पर, यानी कि डाक घर में खुद आकर अगर आप किसी भी रजिस्टर्ड, इंश्योर्ड या वीपी आर्टिकल की डिलीवरी लेना चाहते हैं तो वो समय क्या होगा जिसके दौरान आप इनका वितरण डाक घर में आकर ले सकते हैं, तो वो समय होगा इनकी बुकिंग का। जो समय निर्धारित है इनकी बुकिंग के लिए 6 से 7 घंटे का, वही 6 से 7 घंटे का समय रहेगा इनकी डिलीवरी के लिए। कहाँ पे डिलीवरी, पोस्ट ऑफिस विंडो पर आकर अगर आप इनका वितरण लेना चाहते हैं तो जो समय इनकी बुकिंग के लिए निर्धारित है उसी समय के दौरान आकर आप इनकी डिलीवरी भी पोस्ट ऑफिस में ले सकते हैं। Arrangements in most stationery RMS offices for booking of registered articles of letter mail, registered article and sale of postage stamps and stationery अधिकांश स्थिर RMS कार्यालयों में पंजीकृत लेखों की बुकिंग, डाक टिकटों और स्टेशनरी की बिक्री की व्यवस्था की गई है। तो अधिकांश स्थिर आरएमएस कार्यालयों में आरएमएस के स्टेशनरी ऑफिस होते हैं कुछ, जैसे हम आगे करते जाएंगे तो ये भी चीज़ें आपको समझ आएंगी। स्टेशनरी ऑफिस होते हैं स्थिर कार्यालय, वो रिकॉर्ड ऑफिस होते हैं, मेल ऑफिस है, हेड रिकॉर्ड ऑफिस है, तो इस तरह से कुछ होते हैं स्थिर कार्यालय। आरएमएस के कुछ होते हैं ट्रैवलिंग ऑफिस, चल कार्यालय, जैसे उसमें ट्रांजिट सेक्शन वगैरह आ जाएंगे। तो जो भी आरएमएस के स्थिर कार्यालय हैं, मोस्टली स्थिर कार्यालयों में किस चीज़ की व्यवस्था होती है, तो इनमें आपके रजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं जो पत्र डाक के रजिस्टर्ड आर्टिकल की, या फिर सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी, तो ये सारी काम यहाँ पे किए जाते हैं। वीपी आर्टिकल्स एंड मनी ऑर्डर्स कैन नॉट बी बुक्ड टू द एड्रेस ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस। वैल्यू पेबल आर्टिकल और मनी ऑर्डर सेना डाक घरों के पते पर बुक नहीं किए जाते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोज नंबर 7 है बिजनेस डन ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। रविवार और डाक घर अवकाश के दिन क्या क्या काम किया जाता है। अब हमने बात कर ली कि नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं वो डाकघर जो रविवार और डाकघर अवकाश के दिन भी खुले रहते हैं। On Sunday and post office holidays except night post offices, all other post offices including mobile post offices remains closed। रविवार को या डाकघर अवकाश वाले दिन केवल रात्रिकालीन डाकघर यानी कि नाइट पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे, उसके अलावा बाकी सभी डाकघर बंद रहते हैं। नो बिजनेस ट्रांसैक्टेड विद पब्लिक, लोगों के साथ कोई भी लेन देन नहीं किया जाता है। नो क्लियरेंस ऑफ स्ट्रीट लेटर बॉक्सेस, और ना ही स्ट्रीट लेटर बॉक्सेस की निकासी की जाती है, यानी कि लेटर बॉक्सेस में आर्टिकल्स जो पोस्ट करने के लिए डाले जाते हैं रविवार या डाकघर अवकाश वाले दिनों में उनकी निकासी नहीं की जाती है। लेट लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन, लेट लेटर्स होते हैं विलंबित पत्र होते हैं, उनको कहाँ पे पोस्ट किया जा सकता है। लेट लेटर्स जो उनको आप आरएमएस के लेटर बॉक्सेस में पोस्ट कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड ऑफिस होते हैं यानी कि उनकी सिलेक्शन की जाती है कि आप यहाँ पे लेट लेटर्स को पोस्ट कर सकते हैं, या फिर मेल बैन या आरएमएस सेक्शंस के लेटर बॉक्सेस में भी इनकी पोस्टिंग की जा सकती है। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स शुड नॉट बी पोस्टेड इन, मशीन फ्रैंक लेखों को निम्नलिखित में पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फ्रैंकिंग मशीन वाला टॉपिक भी अलग से करेंगे, वहाँ पे भी आएगा। मशीन द्वारा फ्रैंक किए हुए लेखों को हमेशा पोस्ट ऑफिस काउंटर पर प्रस्तुत करना होता है। आप इनको कभी भी लेटर बॉक्स में पोस्ट करने के लिए नहीं डालेंगे, आप इनको पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में या मेल बैन के लेटर बॉक्स में पोस्ट करने के लिए नहीं डालेंगे। उसके अलावा registered newspapers and packets of registered newspapers accepted on Sunday and post office holidays without payment of any late fees in, पंजीकृत समाचार पत्र और पंजीकृत समाचार पत्रों के जो पैकेट होते हैं उनको डाकघर अवकाश वाले दिन या रविवार वाले दिन भी बिना किसी लेट फीस के स्वीकार कर लिया जाता है। कहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, आरएमएस ऑफिस और नाइट पोस्ट ऑफिस, इन 3 कार्यालयों में। कौन कौन
कौन से? प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, आरएमएस ऑफिस और नाइट पोस्ट ऑफिस। तो इन 3 कार्यालयों में पंजीकृत समाचार पत्र और पंजीकृत समाचार पत्रों के पैकेटों को रविवार वाले दिन और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी बिना किसी विलंब शुल्क के स्वीकार कर लिया जाता है। लेट फीस फॉर पोस्टिंग, पोस्ट करने के लिए लेट फीस की बात करें तो जो रजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं, पंजीकृत लेख होते हैं, उनको पोस्ट करने के लिए लेट फीस लगती है 3 रुपये और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए लेट फीस लगती है 2 रुपये। Generally or RMS offices sell stamps and postal stationery and grant certificate of posting and book registered articles on payment of usual late fees during specific hours on Sunday and post office holidays। तो रविवार या डाकघर अवकाश वाले दिनों में निर्धारित घंटों के दौरान जितने भी रेलवे मेल सेवा कार्यालय होते हैं डाक टिकटों और डाक संबंधी लेखन सामग्री को बेचने का काम करते हैं। उसके अलावा डाक प्रमाण पत्र जारी करने का काम करते हैं और सामान्य विलंब शुल्क के भुगतान पर रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की बुकिंग करने का काम भी करते हैं। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स वाला। दूसरा आपने याद रखना है मशीन फ्रैंक लेखों को कभी भी आप लेटर बॉक्स में पोस्ट करने के लिए नहीं डालेंगे। तीसरा याद रखना है कि नाइट पोस्ट ऑफिस आपके संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन कौन सा काम नहीं किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 8। क्लोज नंबर 8 में आ जाता है पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज के बारे में, डाकघर छुट्टियों के बारे में। तो पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज में क्या आ जाएगा? टोटल 17 हॉलीडेज आर ऑब्जर्व्ड इन पोस्ट ऑफिसेज। डाकघरों में कुल मिला के 17 अवकाश मनाए जाते हैं। टोटल मिला के 17 अवकाश मनाए जाते हैं, जिसमें से 14 हॉलीडेज कंपल्सरी होती हैं। हर एक सर्कल में ये कंपल्सरीली एक साथ मनाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑफिस में टोटल 17 हॉलीडेज होती हैं, जिसमें से 14 हॉलीडेज कंपल्सरी होती हैं, यानी कि हर एक सर्कल में उनको मनाया जाता है। बात करें इसमें 3 नेशनल हॉलीडेज हैं और इसमें बाकी जो बच जाती हैं 11 रिलीजियस हॉलीडेज हैं। तो नेशनल हॉलीडेज में रिपब्लिक डे आ जाएगा, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, इन तीनों को नेशनल हॉलीडे के रूप में मनाया जाएगा। और रिलीजियस हॉलीडेज या धार्मिक छुट्टियों में बुद्ध पूर्णिमा, दशहरा, गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती, ईद उल फितर, मुहर्रम, दिवाली, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईद उल जुहा या बकरीद, ईद ए मिलाद, तो ये सारी जो है वो धार्मिक छुट्टियों के रूप में मनाई जाने वाली छुट्टियां हैं। इसके अलावा 3 और छुट्टियां मनाई जाती हैं, लेकिन वो हर सर्कल में अलग अलग अपने अनुसार वो मनाते हैं। जब उनकी मर्जी होगी वो तब ये 3 छुट्टियां कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कर ली। क्या यहाँ पे बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। अच्छे से अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको ये चीज़ें याद नहीं करनी, जस्ट इनको समझना है। इनमें कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो याद करने वाली हैं, जैसे आपके पोस्ट ऑफिसेज में काम करने की टाइमिंग क्या होती है, वो चीज़ें आपको याद करनी है। आपको क्लोज नंबर याद करनी है। बाकी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक बार अच्छे से पढ़नी है, एक बार अच्छे से समझनी है। आपने समझ लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर्स से जब वापस आके आप इन चीज़ों को देखेंगे और क्लियर हो जाएंगी, आपको अच्छे से समझ आएंगी। एग्ज़ाम में आप इनमें कोई भी गलती नहीं करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहा हो, कोई और गलती नज़र आए, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उस चीज़ के बारे में बताएं। धन्यवाद।